हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम आईएफएस से, जो यूनिट नंबर 1 है। और आज का हमारा टॉपिक ना बड़ा ही बढ़िया है, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। क्या क्या फंक्शंस है फाइनेंशियल सिस्टम के, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। और कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो रिफ्लेक्ट होता है कंट्री में अगर अलग अलग बिजनेसेस प्रोग्रेस करे। सीधी सी बात है, बिजनेसेस आगे बढ़ेंगे तो कंट्री भी आगे बढ़ेगी। तो इसमें बात करें तो कौन से इसको ना टोटल 3 चीजों में क्लासिफाई किया है: कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर। अगर ये तीनों आगे बढ़ेंगे, इनका ग्रोथ होगा, तो सीधी सी बात है कंट्री का भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो यूनिट्स है, यानी कि ये जो बिजनेसेस है, उसमें पता है क्या होता है कि 2 तरह के यूनिट होते हैं। एक होता है सरप्लस यूनिट और एक होता है डेफिशिएट यूनिट। सरप्लस यूनिट यानी हम लोग, हमारे पास पैसा सरप्लस होता है, हमारी सेविंग्स होती है। और डेफिशिएट यानी जिनको पैसा चाहिए, बहुत सारी कंपनीज जिनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग कौन हुए? हम हुए सरप्लस यूनिट। और वो लोग कौन हुए? डेफिशिएट यूनिट, जिनको पैसा चाहिए। ठीक है। और यहां पे एक बैलेंस बजटरी सिचुएशन क्रिएट किया जाता है और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है। बैलेंस कैसे? हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उन एक्स्ट्रा पैसे को जिन कंपनीज को चाहिए उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। हमको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए होता है, हमारी भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमारी कंट्री का क्या माना जाता है? बैकबोन माना जाता है। ठीक है। और हमारी पूरी सोसाइटी और पूरी कंट्री का ये बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। फिर बात करें तो यहाँ पे जो मार्केट है, ठीक है, उसमें अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं और ये कंपोनेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं इश्यूअर और इन्वेस्टर के लिए। क्योंकि इश्यूअर कौन होता है? जो जिसको पैसा चाहिए, जो सिक्योरिटीज को इश्यू करता है, शेयर्स को इश्यू करता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई। ठीक है। और इन्वेस्टर यानी हम लोग। तो इन दोनों के बीच में ये जो फाइनेंशियल कंपोनेंट्स या अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स इस मार्केट में, वो बड़े ही हेल्पफुल होते हैं, जिसके थ्रू हमको रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी बहुत कम कॉस्ट पे और एक प्रॉपर मैनर में हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाता है और उनको पैसा मिल जाता है। तो दोनों की रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेटिस्फाई होती है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं इसके कौन से फंक्शन है। तो सबसे पहला फंक्शन है, यूनिवर्सिटी की एग्जाम की डेट्स भी आ चुकी है और आप लोग ने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम आपको कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स और टैक्सेशन करवाएंगे। और इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2399 है, जिसमें आपके सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। तो अभी के अभी आप लोग हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ और इस बैच का फायदा लो। नंबर 1, एनकरेज द सेविंग टेंडेंसी। सेविंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि लोग कंट्री में कितना पैसा सेव कर रहे हैं। आपको पता है सेविंग की वजह से हमारी कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कि लोग जितना ज्यादा सेविंग करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बट सिर्फ सेविंग, अब देखो लोग सेव करेंगे, ऐसे तो मैं भी सेव करता हूं, मेरे गुल्लक में मैं रोज पैसा डालते जाऊं, ठीक है, तो वो सेविंग कोई मतलब नहीं है। सेविंग को कन्वर्ट करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो आपको पता है कंट्री की कोई भी फाइनेंशियल नीड्स तभी सेटिस्फाई हो पाती है जब लोग ना बड़े लेवल पे सेविंग करते हैं। और सेविंग हैबिट बहुत अच्छी होती है कंट्री में, और सेविंग हैबिट्स को क्या करना चाहिए? एनकरेज करना चाहिए। बट सिर्फ सेव करना जरूरी नहीं है, लोग सेव इसलिए करें क्योंकि वो उसको किस में कन्वर्ट कर सके? इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सके। एक सिंपल चीज बात बताओ कि अगर मैं मान लो मेरे गुल्लक में सेव करता जाऊंगा, तो उससे क्या कोई कंट्री का डेवलपमेंट होगा? नहीं। बट अगर मैं पैसा सेव कर रहा हूं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इन सब में इन्वेस्ट करने के लिए, तो सीधी सी बात है कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ेगा। यानी कंट्री में जो रिक्वायरमेंट है पैसों की, वो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई हो पाएगी। ठीक है। और आगे बात करें तो जो इकोनॉमी होती है उनको ना बहुत स्ट्रॉन्ग पुल्ड सेविंग रिसोर्सेज चाहिए होता है। यानी कि बहुत सारी कंपनियां होती है मार्केट में, उनको क्या चाहिए होता है? अच्छे अच्छे रिसोर्स चाहिए। तो ये रिसोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हम जैसे लोग, जो क्या करते हैं, हम लोग सेविंग करते हैं और सेविंग करके इन लोगों को पैसा देते हैं। तो इनको पास हमारे जो सेविंग रिसोर्स है वो लोग इसको यूज कर लेते हैं, और उस वजह से कंट्री का क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से इन्वेस्टमेंट का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है।
और इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू इसको अवेलेबल किए जाते हैं, जिसके थ्रू जैसे मान लो मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, तो फाइनेंशियल मार्केट में मैं किसके थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मदद से। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर अवेलेबल होंगे तो मैं तुरंत इन्वेस्ट कर सकता हूं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या आएगा, जैसे हो गया शेयर्स, डिबेंचर्स हो गए, कॉल मनी हो गया, नोटिस मनी हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, ये सारे क्या माने जाते हैं, ये सारे प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं जिसके थ्रू मैं अपने पैसे को क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा। बोलो क्लियर हुआ। और इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से जो मार्केट में अवेलेबल है, जो नीड्स होती है इश्यूअर की और इन्वेस्टर की, वो सेटिस्फाई हो पाती है। मतलब इस पूरे में हमने एक चीज समझी, सेविंग को एनकरेज करो, सिर्फ सेविंग नहीं, सेविंग को कन्वर्ट करो इन्वेस्टमेंट में। अब वो इन्वेस्टमेंट में कैसे कन्वर्ट होगा, थ्रू द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो मार्केट में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 2, मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपको पता है पैसा यानी फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल सिस्टम का जो हार्ट है, हार्ट ऑफ बिजनेस, वो है फंड्स। ठीक है, पैसा होना बहुत जरूरी है। अब पैसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा, कोई भी बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल आपको देके समझाता हूं। जनरली दो तरह के यूनिट्स होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं सेवर, जिसको कहा जाता है सरप्लस यूनिट। क्या कहा जाता है, सरप्लस यूनिट, जैसे हम जैसे लोग। ठीक है। और दूसरे कौन होते हैं, बोरोवर्स होते हैं, जिनको पैसा चाहिए, जिनको कौन सा यूनिट कहते हैं, डेफिशिएट यूनिट कहा जाता है, जिनको पैसों की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से दो तरह की पार्टीज होती है, जो पैसा लेती है और जो पैसा देती है। अब फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसी सिस्टम प्रोवाइड करता है इन दोनों के बीच में, जिसके थ्रू जो सेवर है वो अपना इन्वेस्टमेंट कर पाता है, और जो बोरोवर है, जिसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, उसकी पैसों की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। ठीक है। तो ये चीज कैसे पॉसिबल हो पाएगी, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू। बोलो क्लियर हुआ। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके थ्रू इन्वेस्टर और बोरोवर दोनों को फायदा होता है। ठीक है। कैसे दोनों को फायदा होगा वो अभी आगे मैं समझाता हूं, बट ये चीज याद रखना, यहां पे पैसा मोबिलाइज हो रहा है। यानी कैसे मोबिलाइज हो रहा है, मोबिलाइज मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। एक सेवर से बोरोवर तक पैसा मोबिलाइज हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे पैसा जा रहा है, जिससे दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाती है। क्योंकि सेवर को क्या चाहिए कि उसको अच्छा खासा रिटर्न मिलना चाहिए, बोरोवर को क्या चाहिए, उसको कम दाम में, कम कॉस्ट में पैसा मिल जाए। तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होती है। और आपको पता है जितना ज्यादा मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स होगा, यानी कि मोबिलाइजेशन फंक्शन जितना ज्यादा होगा ना, उतना कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। बोलो क्लियर हो गया। तो इस तरह से सेकंड पॉइंट हमने फिनिश किया। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू कंट्री में एनकरेजमेंट होता है प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स का। किसका एनकरेजमेंट होता है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट का। ठीक है। अब देखो जनरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं ना, वो प्रॉफिटेबल होते हैं। यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो, ये सारे प्रॉफिटेबल दोनों के लिए होते हैं, एक बोरोवर के लिए और एक प्रॉफिटेबल होता है इन्वेस्टर। अच्छा, इन्वेस्टर को ना लेंडर भी कहा जाता है, ये चीज याद रखना। ठीक है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इस मार्केट में प्रॉफिटेबल माने जाते हैं। क्यों प्रॉफिटेबल, क्यों पता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर है यानी हम लोग लेंडर भी है, इन्वेस्टर भी है, हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है। काय की अपॉर्चुनिटी, कि हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है लो कॉस्ट में। यानी कि अगर मान लो मैं बैंक में डालता हूं या कोई भी तरह की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में डालता हूं या मार्केट में डालता हूं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है रिटर्न मिलने की। और आपको पता है बोरोवर जो होता है ना, उसको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। काय की, चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि उसको कम दाम में पैसा मिल जाता है, उसको ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चुकाना नहीं पड़ता। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करें, इन्वेस्टर जो होता है उसके अंदर एक सेविंग हैबिट, यानी कि पैसा बचाने की एक हैबिट जगती है। और वो पैसा बचाता क्यों है, उस पैसे को बचा के वो पैसे को मोबिलाइज करता है इस मार्केट में, और जिसके थ्रू उसका इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट बन जाता है। जिस वजह से हम ये कहेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करता है दोनों पार्टीज की। बोलो क्लियर हो गया आप लोगों को। तो ये था थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट,
क्रिएटर ऑफ क्रेडिट। कोई भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी हो पाता है जब उसके पास लार्ज फाइनेंशियल सपोर्ट हो, और ये जो सपोर्ट होता है ना वो कैश रिसोर्स के फॉर्म में होना चाहिए। और बहुत सी बार पता है इसको हम लोग क्रेडिट मनी भी कहेंगे या डिपॉजिट मनी भी कहेंगे, ठीक है। तभी जाके जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो पाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे जो क्रेडिट मनी होता है ना वो बहुत हेल्पफुल होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, यानी कि जितना ज्यादा पैसा आएगा मार्केट में उतना ज्यादा क्या होगा, इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा। दूसरा बात करें तो यहाँ ये एक ऐसा फंक्शन है जो अल्टीमेटली एक्सेलरेट करता है हमारी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। इसका मतलब ये था कि फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू जो पैसा है, क्रेडिट है, मतलब मान लो लोन की जो रिक्वायरमेंट है, पैसों की जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो पाती है। नेक्स्ट बात करें पॉइंट नंबर 5, एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स। एनकरेज एंटरप्रेन्योर्स में क्या होता है कि देखो फाइनेंशियल सिस्टम क्या करती है, मोटिवेट करती है यंग डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स को, ठीक है। एक नया आइडिया लेके आते हैं वो लोग, और देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको पैसा ना होना। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनके पास होती है प्रॉब्लम लिक्विडिटी की प्रॉब्लम। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को अलग अलग तरह से फंड रेज करने में मदद करता है, उनके प्रोजेक्ट में जितना पैसा चाहिए। अब मान लो मेरे पास बहुत अच्छे एक आइडिया है, ठीक है, मेरे को पता है कि मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो ही पाएगा, बस मेरे को पैसा चाहिए। तो मैं पैसा कहां से लाऊंगा, मैं इस मार्केट से लाऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट से, ठीक है। वहां से मैं पैसा लाऊंगा तो मेरे जो पैसों की रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। और पता है इसमें अलग अलग तरह के इंटरमीडियरीज भी होते हैं जो हमको पैसा अरेंज करके देते हैं। जैसे आपने सुना होगा वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे आइडिया ही हमारा एसेट होता है, ठीक है। वो लोग हमारे आइडिया पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो अच्छा रिटर्न चाहते हैं उसके अंदर से। फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज भी हमको हेल्प करती है इन सब के अंदर, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है कि अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट होता है वेंचर्स में, और जिसके थ्रू कंट्री के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कंट्री में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही है कि पहले मैं एक यंग एंटरप्रेन्योर, मेरे पास आइडिया है बट पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इन सब तरीकों से पैसा लाऊंगा मार्केट से, और मार्केट में मेरे को लोग ऐसे भी बैठे हैं जो पैसा देंगे, ठीक है। और उसके थ्रू मैं क्या करूंगा, एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर लूंगा और उन लोग को अच्छा रिटर्न दे दूंगा। तो भाई उनकी भी नीड सेटिस्फाई, उनको अच्छा रिटर्न मिल गया, मेरी भी नीड सेटिस्फाई, मेरा अच्छा खासा बिजनेस सेटअप हो गया। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर्स को एनकरेजमेंट मिलता है इसमें। फिर 6th पॉइंट है कि फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंशियल मार्केट अलग अलग कंपोनेंट पे बेस्ड है, और ये सारे कंपोनेंट ना एक दूसरे से रिलेटेड है। और आपको पता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फाइनेंशियल मार्केट का, बिकॉज फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की ही वजह से हम लोग जो फंड्स है, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे कर पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि एक है इन्वेस्टर और एक जो है वो है बोरोवर, ठीक है। अब ये दोनों के बीच में आते हैं कौन, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और मैं पैसा सीधा बोरोवर को नहीं दूंगा, मैं किसको दूंगा, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को, और फाइनेंशियल इंटरमीडियरी किसको पैसा देंगे, बोरोवर को। तो एक चीज हमको ये समझ में आई कि ये फाइनेंशियल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो इस तरह के फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, ठीक है। और जिससे जो पैसों का फ्लो है वो बहुत अच्छे से हो सके, और ये हेल्प करता है इन्वेस्टर्स को एज वेल एज बोरोवर्स को कि दोनों जन अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। बोलो क्लियर हो गया। यानी कि फाइनेंशियल सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट माना जाता है फाइनेंशियल मार्केट का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉइंट नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज। अच्छा, फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू कैसे बैकवर्ड एरियाज डेवलप होते हैं, तो ध्यान से सुनना। आपको पता है जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू, फाइनेंशियल मार्केट के थ्रू, कि वो अपने डेवलपमेंटल प्लान्स को क्या करे, एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूट करना मतलब होता है इंप्लीमेंट करना। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो कोई एक एंटरप्रेन्योर है, उसको जगह चाहिए जहां पे वो इन्वेस्ट कर सके, जहां पे वो अपना स्टार्टअप कर सके, तो वो कौन सी जगह ढूंढेगा, सबसे मोस्ट सूटेबल प्लेस उसके लिए कौन सी होगी, ऐसी जगह जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हो, जहां पे उसको टैक्स कम देना पड़े, जहां पे और भी तरह के मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलते हो, वहां पे वो क्या करेगा, उस जगह पे अपना सेटअप खोलेगा, यानी कि अपना पूरा स्टार्टअप ओपन करेगा और वहीं अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा।
अब क्या होता है पता है, जो गवर्नमेंट होती है ना वो इस तरह की जगह पे फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, मतलब कि ऐसी ही फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कौन से एरिया में, ऐसे एरिया जो कि बैकवर्ड है, जो पिछड़े एरिया है, जिसमें एक्चुअली में डेवलपमेंट चाहिए। तो अब इतनी सारी फैसिलिटी अगर कोई गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी तो कोई भी यंग इन्वेस्टर जो होगा वो क्या चाहेगा, वो ऐसी जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेगा बैकवर्ड एरियाज में, और बैकवर्ड एरियाज में जब वो पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो एरिया क्या हो जाएगा, डेवलप्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो भी एरिया अंडर डेवलप्ड है या तो बहुत बेकार है, बैकवर्ड है, तो वैसा एरिया डेवलप हो सकता है किसके थ्रू, जब कोई भी तरह का पैसा उसमें जाएगा। और ये किसके थ्रू हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ये चीज पॉसिबल है। तो बोलो दोस्तों क्लियर हो गया। तो इसी तरह से हमारे ये जो फंक्शंस थे, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।